आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या थोड़ी सी होने वाली है मजेदार, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संस्कृत के उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो फटाफट अध्ययन करते हैं और आज की व्यंगम दृष्टि में हम लोग देखते हैं कि उन कौन कौन से तथ्यों पर करेंगे चर्चा जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। और जिन तथ्यों पर आज की टॉपिक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उनको आप क्लियर कर लीजिएगा विस्तृत अध्ययन के साथ। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग हिंदी टीटी पीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड आदि विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य संस्कृत से पूछे जाने वाले प्रश्नों को कहां से उठाया जाता है, उस पर आज की पाठचर्या में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रमुख नाटककारों की अगर बात की जाए तो भास, कालिदास और भवभूति, इन तीन नाटककारों को जरूर आप पढ़ लीजिएगा और इनके नाटकों को पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप अपने परीक्षा में बढ़िया स्कोर कर सकें। इसके बाद उदयन कथा मूलक नाटकों में प्रतिज्ञा, यौगंध नारायण और स्वप्नवास वदत्तम हैं, जबकि महाभारत कथा मूलक अगर देखे जाएं नाटक तो उर्भंगम, कर्णभार, पंचरात्र और दूतवाक्यम, बालचरित, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग। और इसके बाद रामायण कथा मूलक नाटकों में प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम। इसके बाद कल्पना मूलक नाटकों में अभिमारक और चारुदत्त। इतने नाटक जो हैं ये सब नाटक भास के नाटक हैं। किसके नाटक हैं? भास के नाटक हैं। तो भास के इन नाटकों को आप लोग याद रखिएगा। भास के नाटकों को अगर आप खंडित करके अध्ययन करना चाहें तो देख सकते हैं उदयन कथा मूलक में प्रतिज्ञा, यौगंध नारायण, स्वप्नवास वदत्तम। वहीं महाभारत कथा पर आधारित उनके जो नाटक हैं उर्भंगम, कर्णभरम। इसके बाद पंचरात्रम, दूतवाक्यम, बालचरित, दूत घटोत्कच और मध्यम व्यायोग हैं। वहीं रामायण कथा पर आधारित प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, जबकि कल्पना मूलक नाटकों की अगर बात की जाए तो अभिमारक और चारुदत्त। ये नाटक जो हैं भास जी के। इसके बाद पाठचर्या में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की रचनाओं को देख लेते हैं। कालिदास की रचनाओं में ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये प्रमुख रचनाएं इनकी जो हैं कालक्रम के अनुसार लगी हुई हैं। यानी ऋतु संहारम, उसके बाद कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीनों नाटक हैं। इसके अलावा कुमार संभवम और रघुवंशम, ये दोनों इनकी जो हैं रचनाएं यह आपकी महाकाव्य की श्रेणी में आती हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों महाकाव्य हैं। और इसके बाद ऋतु संहारम आपका जो है, ऋतु संहारम और मेघदूतम ये गीत काव्य हैं। ऋतु संहारम और मेघदूतम ये दोनों रचनाएं आपकी किस श्रेणी में आएंगी? तो गीत काव्य हैं। कालिदास जो है वैदर्भी रीत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं और उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास शैव थे और
इन्हें गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है कालिदास को। कालिदास के लघुत्रयी के अंतर्गत ग्रंथों को देख लेते हैं हम लोग। तो कालिदास द्वारा लिखे गए नाटकों में मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिस पर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद कालिदास की लघुत्रयी ग्रंथों की अगर बात की जाए तो लघुत्रयी ग्रंथों में कालिदास द्वारा जो लिखा गया लघुत्रयी ग्रंथ है उसमें कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम, ये 3 रचनाएं कालिदास की लघुत्रयी में गिनी जाती हैं। और बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं नाटककार भवभूति को। नाटककार भवभूति को देखते हैं हम लोग। तो नाटककार भवभूति जी जो हैं, भवभूति, इनका जन्म जो है दक्षिण भारत के पद्मपुर में हुआ, यानी विदर्भ देश में हुआ था। और समय इनका 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। माता का नाम जातुकर्णी, पिता का नाम नीलकंठ था। इसके बाद भवभूति के नाटकों की अगर बात की जाए तो भवभूति के नाटकों में आपका मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, ये 3 नाटक इनके देखने को मिलते हैं। तो यह स्मरणीय तथ्य है, इसको याद रखिएगा। मालती माधव नाटक जो है इनके द्वारा लिखा गया, मालती माधव नाटक जो है यह भवभूति का पहला नाटक है। भवभूति का पहला नाटक है और यह गद्य पद दोनों में है। 10 अंकों का नाटक है, अंकों की संख्या इसमें 10 है और श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है। इसके बाद महावीर चरितम, महावीर चरितम राम के विवाह से लेकर के राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में आपको देखने को मिलता है। और यह नाटक जो है रामायण का उपजीव्य ग्रंथ है। वीर रस प्रधान, यह वीर रस प्रधान रचना है। जबकि उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक है, 7 अंकों का नाटक। और भवभूति के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में इसकी गणना की जाती है। इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा का भी वर्णन है और 7 अंक हैं इसमें। भवभूति का यह नाटक जो है वैदर्भी रीत में लिखा गया नाटक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और चर्चा कर लेते हैं हम लोग अगली टॉपिक बृहत्त्रयी कवियों पर। तो बृहत्त्रयी कवियों में भारवी और माघ तथा श्रीहर्ष हैं। तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम, ये 3 रचनाएं जो हैं किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम, नैषधि चरितम, ये 3 रचनाएं बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं और बृहत्त्रयी कवियों में इन 3 कवियों को रखा गया है। और साथियों भारवी कवि जो हैं यह प्रथम बृहत्त्रयी के रचनाकार हैं किरातार्जुनीयम के। इनके द्वारा लिखा गया जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है 1040 श्लोक हैं किरातार्जुनीयम में। और वीर रस प्रधान यह रचना है। और रीत की दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रंथ वैदर्भी रीत में लिखा गया ग्रंथ है। भारवी का थोड़ा सा परिचय हम लोग देख लेते हैं। भारवी का परिचय देख लेते हैं तो इनका समय काल 560 ईस्वी के लगभग रहा है और ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला था। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह किरातार्जुनीयम है और यह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव के लिए, भारवे अर्थ गौरवम। कालिदास जो है उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? कालिदास हैं। कालिदास
जबकि अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध हैं। पद लालित्य के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं? तो दंडी हैं, पद लालित्यम दंडी। इसके बाद चर्चा करते हैं आगे और देख लेते हैं अगले रचनाकार माघ को। तो माघ का समय 7वीं शताब्दी का समय रहा है। पिता दत्तक थे, माता ब्रह्मी थी। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ शिशुपाल वधम है और इन्हें घंटा उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। घंटा इनका उपनाम है। और माघ के संदर्भ में कहा गया है कि माघ कवि जो थे वह उपमा और अर्थ गौरव और पद लालित तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसीलिए कहा गया है इनके संदर्भ में कि माघे संति त्रयोगुणा। और इनकी रचना, प्रसिद्ध रचना जो शिशुपाल वधम है, इसमें सर्गों की संख्या, शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या 20 सर्ग हैं। 20 सर्गों की सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। 1650 श्लोक हैं। और यह महाभारत का उपजीव्य ग्रंथ है। उपजीव्य ग्रंथ किसका है? महाभारत का है। और महाभारत में सभा पर्व से प्रभावित है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका सर्ग आरंभ जो है वह श्री शब्द से होता है। यह भी स्मरणीय तथ्य है, याद रखिएगा। और इनकी शैली जो है वो गौणी शैली है और इन्हें मालिनी छंद जो में रचना करना अच्छा लगता था। बढ़ते हैं पाठचर्या में थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। माघ कवि जो है माघे संति त्रयोगुणा यानी उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। माघ वैष्णव भक्त कवि थे। माघ की शैली गौड़ी है और इनका माघ को मालिनी छंद पसंद था। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं श्रीहर्ष पे। तो श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी था। पिता का नाम हीर, माता का नाम मामल्य देवी। आश्रयदाता थे कन्नौज के राजा जयचंद और इनका ग्रंथ प्रसिद्ध है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम ग्रंथ इनके द्वारा जो लिखा गया है, इसमें सर्गों की संख्या 22 है। सर्गों की संख्या 22 है और इसमें नल दमयंती के प्रणय विवाह का वर्णन है। 2830 श्लोक इसमें हैं। 2830 श्लोक हैं। यह रस की दृष्टि से श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस प्रधान रचना है। और महाभारत का वन पर्व इसका उपजीव्य ग्रंथ है। और विद्वानों के लिए यह कहा जाता है यह औषध है। आइए बढ़ते हैं पाठचर्या में थोड़ा सा आगे और देखते हैं अब क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो काव्य शास्त्रीय आचार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो काव्य शास्त्रीय आचार्यों में सबसे पहले देखते हैं आचार्य दंडी को। पिता का नाम इनके वीरदत्त था, माता का नाम गौरी और आश्रयदाता इनके थे कांची नरेश नरसिंह वर्मा। दंडी की प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कला परिच्छेद ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं अगले रचनाकार
देखिए कौन है, राजशेखर जी हैं। राजशेखर, तो राजशेखर का समय काल जो रहा है यह 10वीं शताब्दी रहा है। पिता का नाम दरदुरक, माता का नाम शीलवती, पत्नी का नाम अवंती सुंदरी था और इनके आश्रयदाता राजा जो थे वह कन्नौज के महेंद्रपाल थे। कन्नौज के राजा महेंद्रपाल थे। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं की अगर बात कर ली जाए तो उसमें बाल रामायण बहुत बार पूछा गया है, बाल रामायण, बाल रामायण, बाल भारत, बाल भारत, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी बहुत पूछी जाती है, कर्पूर मंजरी। तो ये रचनाएं राजशेखर की रचनाएं हैं और राजशेखर को जो है के साहित्य को पंचमी विद्या भी कहा गया है। इनके साहित्य को जो है पंचमी विद्या भी कहा गया है, यह स्मरणीय तथ्य है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इनकी उपाधि जो है कविशेखर की है। राजशेखर को साहित्य का पंचमी विद्या भी कहा जाता है। आचार्य मम्मट को देख लेते हैं तो मम्मट का समय काल 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा। पिता इनके जयट थे, जन्म स्थान कश्मीर है और ग्रंथ इनका काव्य प्रकाश है। इनकी कृति काव्य प्रकाश जो है इसमें 10 उल्लास हैं, 142 कारिकाएं हैं। यह एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अलंकार जगत के सभी काव्य सिद्धांतों को समाहित करते हुए काव्य स्वरूप एवं अंगों पर काव्य प्रकाश में प्रकाश डाला गया है। काव्य प्रकाश की 70 से भी अधिक टीकाएं अब तक लिखी जा चुकी हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं आचार्य विश्वनाथ को। तो विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी था। पिता इनके राजशेखर थे, क्षमा करें चंद्रशेखर थे और उड़ीसा के उत्कल के निवासी थे। इनकी रचनाओं में साहित्य दर्पण, चंद्रकला नाटिका, प्रभावती परिणय नाटिका है और ये कलिंग नरेश नरसिंह देव के महासंधि विग्रहिक थे। इनके पिता चंद्रशेखर थे और विश्वनाथ वैष्णव मता के अनुयायी थे। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना साहित्य दर्पण है जिसमें 10 परिच्छेद हैं। इसमें एक ही स्थान पर नाटक एवं काव्य विवेचन है। तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति का उल्लेख भी इसी ग्रंथ में मिलता है। तो विश्वनाथ के काव्य प्रकाश पर दर्पण नाम से एक टीका लिखी थी और राघव विलास महाकाव्य, कुशलया वास्ति चरित और प्रशस्ति रत्नावली इनकी अन्य कृतियां हैं। तो साथियों आज की विहंगम दृष्टि लेती है यहीं पर विराम। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों। की कुछ कहानियों और उनके पात्रों का अध्ययन करते हैं। तो अरुण और मधुलिका जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानी पुरस्कार के पात्र हैं। वहीं चंपा और ब्रह्मगुप्त आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। तो अशोक, कुणाल, शिष्य रक्षिता, बीताशोक अशोक के पात्र हैं। वहीं चित्तौड़ का उद्धार के मालदेव, राजकुमारी, राणा हमीर पात्र हैं। तो ग्राम कहानी में मोहनलाल और बालिका ये दोनों प्रमुख पात्र हैं। स्वर्ग के खंडहर कहानी के पात्रों में मीना, बहार और सज्जा हैं। वहीं प्रतिध्वनि कहानी में रामा, तारा, रामा की पुत्री श्यामा प्रमुख पात्रों की भूमिका में है। जबकि गुंडा कहानी में बड़ा चर्चित है, अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों, ननको सिंह अक्सर पूछा जाता है। पन्ना, राजा चेत सिंह ये सब जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी के पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाठचर्या में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ प्रमुख कथनों को। तो उनका पहला कथन है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। दूसरा कथन उनका है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। और तीसरा कथन है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं।
और उनका चौथा कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि मनुष्य को नहीं बल्कि समष्टि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक शोषण से मुक्त करना होगा। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं में हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, विचार और वितर्क 1954 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद प्रकाशन वर्ष के आधार पर कुछ कहानियों का अनुक्रम देख लेते हैं हम लोग। तो शरणार्थी कहानी 1948 ईस्वी की प्रकाशित है और अज्ञेय द्वारा लिखी गई यह कहानी है। अज्ञेय द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कहानियों को देख लेते हैं। विपथगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, जयदोल 1951 ईस्वी, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी, अमरवल्ली 1945 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद ठुमरी 1959 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, और इनके अन्य कहानी संग्रहों में आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे साथियों, सतह से उठता आदमी गजानन माधव मुक्तिबोध की यह रचना कहानी 1971 ईस्वी की है। इनके द्वारा लिखा गया अन्य कहानी संग्रह काट का सपना 1967 ईस्वी का है। इसके बाद शोभा यात्रा 1981 ईस्वी में प्रकाशित भीष्म साहनी द्वारा चर्चित कहानी संग्रह है। भाग्य रेखा 1953 ईस्वी, पहला पाठ 1957 ईस्वी, भटकती राख 1966 ईस्वी, पटरियां 1973 ईस्वी की, निशाचर 1983 ईस्वी और डायन 1998 ईस्वी के प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। ये सारे ही कहानी संग्रह भीष्म साहनी के कहानी संग्रह थे। इसके बाद प्रकाशन वर्ष के आधार पर कुछ निबंधों को देख लेते हैं। अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह है, 1958 ईस्वी प्रकाशित है। इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल के अन्य निबंध संग्रहों में यहां से वहां 1970 ईस्वी का, आओ बैठ लें कुछ देर 1995 ईस्वी का, अगली शताब्दी का शहर 1996 ईस्वी का, खबरों की जुगाली 2006 ईस्वी का प्रकाशित। आगे अद्यतन निबंध संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया है, 1977 ईस्वी का प्रकाशन काल है। इसके अलावा उनका निबंध त्रिशंकु 1945 ईस्वी, सब रंग और कुछ राग 1965 ईस्वी, आत्मने पद 1960 ईस्वी, आल बाल 1971 ईस्वी, लिखकागत कोरे 1972 ईस्वी अज्ञेय के अन्य प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इसके बाद विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी, हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, सदाचार का तावीज 1967 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी और सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी इनके अन्य प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इसके बाद मराल 1993 ईस्वी का कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रहों में प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी और आगम की नाव है। कुछ पात्रों को देख लेते हैं। तो मैना चंदायन की पात्र है। मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई यह रचना प्रेमाख्यानक काव्य है जिसकी भाषा अवधी है। ऋतुवर्ण सत्यवती कथा की पात्र है। ईश्वर दास द्वारा लिखी गई यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया काव्य है। रुक्मिणी मृगावती की पात्र है। कुतुबन की रचना है। दोहा चौपाई में लिखी गई यह प्रेम काव्य है। और राघव चेतन पद्मावत का पात्र है। जैसी द्वारा लिखा गया यह महाकाव्य है। चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद ने की थी, जिसे माता प्रसाद गुप्त ने लोरकहा या लोरकथा कहा है। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी की ईश्वरदास की रचना है, जिसमें राजकुमार ऋतुपर्णा और राजकुमारी सत्यवती की प्रेम कथा है। वहीं मृगावती जौनपुर के बादशाह हुसैन के राज्याश्रित कवि कुतुबन की रचना है, जिसमें कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का निरूपण चौपाई दोहा
क्रम में हुआ है। इसके बाद पद्मावत 1540 ईस्वी में मसनवी शैली में रचित 57 खंडों का महाकाव्य है। इसमें जो है 57वां खंड जो है वो पद्मावती और नागमती का सती खंड है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वर्ण विषय देख लेते हैं। तो मुंशी, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के वर्ण विषय में पारिवारिक जीवन और समस्या को केंद्र में रखी गई कुछ कहानियों को देखते हैं। तो बड़े घर की बेटी, अलगे ओझा, दो सखियां, बूढ़ी काकी, स्वर्ग की देवी, जीवन का शाप, ये सारी कहानियां जो हैं पारिवारिक जीवन और समस्या पर केंद्रित कहानियां हैं। वहीं उनकी सामाजिक शोषण पर केंद्रित कहानियों की अगर बात की जाए तो सवा सेर गेहूं, सभ्यता का रहस्य, ईश्वरीय न्याय, प्रायश्चित तथा निमंत्रण, ये इनकी सामाजिक शोषण पर केंद्रित कहानियां हैं। वहीं वैवाहिक जीवन की समस्याओं को केंद्र में रखी गई कहानियों की बात की जाए तो उसमें स्वर्ग की देवी, नया विवाह, बेटे वाली विधवा तथा सुहाग का शव प्रमुख कहानियां हैं। जबकि अछूत की समस्या को केंद्र में रख करके लिखी गई कहानियों में दूध का दाम, सौभाग्य के कोड़े, सदगति और मंत्र हैं। विधवा समस्या पर केंद्रित कहानियों में आधार, धिक्कार, प्रेम की होली, नैराश्य लीला तथा स्वामिनी, ये प्रमुख कहानियां हैं। वहीं वैश्या समस्या पर केंद्रित कहानियों में वेश्या, रामलीला, दो कब्रें तथा आगा पीछा, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। कुछ कहानियों को उनके पात्रों के साथ देख लेते हैं। तो चंपा और बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अलोपी दीन और वंशीधर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी नमक का दरोगा के पात्र हैं। सिरचन और मानो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी ठेस के पात्र हैं। वहीं बाबा भारती और खड़क सिंह सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानी हार की जीत के पात्र हैं। इसके अलावा अन्य चर्चित कहानियों और कहानियों के पात्रों को देख लेते हैं। तीसरी कसम, हीरामन इसका पात्र है। फणीश्वरनाथ रेणु की यह रचना है। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद की कहानी आनंदी और लाल बिहारी इसके प्रमुख पात्र हैं। वहीं प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की कहानी, रामा, तारा और श्यामा इसके प्रमुख पात्र हैं। जबकि पाजेब कहानी जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है। आशुतोष और शीला इसके प्रमुख पात्र हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई जिसमें लतिका, डॉक्टर मुखर्जी और करीमुद्दीन इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद साथियों बात की जाए डिप्टी कलेक्टरी की, तो डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की कहानी है। सकलदीप बाबू और जमुना इसके प्रमुख पात्र हैं। वहीं अकेली कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है जिसमें सोमा बुआ, राधा और हरखू प्रमुख पात्र हैं। चीप की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। मिस्टर सामनाथ इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों के प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। तो जीतेन परती परिकथा उपन्यास का पात्र है। मनमोहन कितने चौराहे उपन्यास का पात्र है जिसका रचना काल 1966 ईस्वी। बेला दीर्घतपा उपन्यास की पात्र है जिसका रचना काल 1963 ईस्वी है। वहीं डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार, कालीचरण, बालदेव, कमली, लक्ष्मी और बावन दास ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं जिसमें एक पात्र विश्वनाथ प्रसाद भी है। इसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों की कथा भूमि देख लेते हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया मैला आंचल जो है 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। पूर्णिया जिले के मैरीगंज अंचल का वर्णन है। वहीं परती परिकथा 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है जिसमें पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन है। दीर्घतपा पटना का वर्णन है 1963 ईस्वी का। जुलूस पूर्णिया जिले का वर्णन है 1965 ईस्वी। कितने चौराहे पूर्णिया जिले का वर्णन है 1966 ईस्वी का। और पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी का पूर्णिया जिले का वर्णन है। वहीं राम रतन राय का 1971 ईस्वी का फणीश्वरनाथ रेणु का पूर्ण उपन्यास है। इसके बाद कहानी आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता की बात की जाए तो गंगा प्रसाद बिमल हैं। गंगा प्रसाद बिमल की प्रमुख कहानियों में बीच की दरार, अतीत में कुछ, कोई शुरुआत,
खोई हुई थाती प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो महीप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनकी प्रमुख कहानियों में सुबह के फूल 1959 ईस्वी, उजाले उल्लू 1964 ईस्वी, घिराव 1968 ईस्वी, कितने संबंध 1979 ईस्वी, जबकि दिल्ली कहाँ है 1985 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं महीप सिंह की। वहीं मधुकर सिंह की कहानियों की बात की जाए तो यह सचेतन कहानी आंदोलन से जुड़े कहानीकार हैं। इनकी कहानियों में पूरा सन्नाटा 1971 ईस्वी, पहला पाठ 1979 ईस्वी के रूप में प्रकाशित हुए हैं। जबकि शिव प्रसाद सिंह ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं और इनकी प्रमुख कहानियों में आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय और अंधेरा हंसता है तथा भेड़िए, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। रचना काल की दृष्टि से ललित ललाम 1661 ईस्वी की रचना है। 1661 से 64 के बीच की मतीराम द्वारा लिखी गई रचना है जिसमें अलंकारों का विवेचन किया गया है। वहीं शिवराज भूषण 1673 ईस्वी की रचना भूषण कवि द्वारा लिखी गई रचना है जिसमें शिवाजी के प्रशस्ति एवं अलंकारों का विवेचन है। वहीं पद्माकर द्वारा लिखा गया पद्माभरण 1810 ईस्वी की रचना है जो अलंकार ग्रंथ है। नवरस तरंग रीतकालीन कवि बेनी प्रवीण की रचना है। 1817 ईस्वी का रचनाकाल और नौ रसों का विवेचन करने वाली यह रचना है। इसके अलावा अलंकार माला 1709 ईस्वी की सूरत मिश्र की, अंग दर्पण 1737 ईस्वी की, रसलीन की, हमीर रासो जोधराज की 1918 की और विरह वारिस 1894 ईस्वी की बोधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अज्ञेय की कुछ काव्य रचनाओं को देख लेते हैं। भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना 1949 ईस्वी की, बावरा अहेरी 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि इंद्रधनुष रौंदे हुए थे 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है अज्ञेय की। सागर मुद्रा का प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी और नदी की बांक छाया पर 1981 ईस्वी, सर्जना के क्षण 1979 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचनाएं हैं अज्ञेय जी की। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद के जनक के रूप में और तार सप्तक के संपादक थे। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1979 ईस्वी का इनको दिया गया। और इनके द्वारा लिखा गया उत्तर प्रियदर्शी काव्य नाटक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं श्रीलाल शुक्ल के कुछ उपन्यासों को। सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी का उपन्यास है। इसमें प्रतिभाशील उच्च वर्गीय निर्धन छात्र के संघर्ष की गाथा प्रस्तुत की गई है। और श्रीलाल शुक्ल के अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो अज्ञातवास 1962 ईस्वी, राग दरबारी 1968 ईस्वी, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, मकान 1976 ईस्वी, पहला पड़ाव 1976 ईस्वी और विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। बाकी नरेश मेहता के उपन्यासों की अगर बात की जाए तो डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी का, यह पथ बंधु था 1962 ईस्वी का, नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी का और प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। उत्तर कथा 1979 और 82 ईस्वी की प्रमुख 82 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। बाकी शैलेश मटियानी के प्रमुख उपन्यासों में बोरी बली से बोरी बरी बंदर तक 1959 ईस्वी का, कबूतर खाना 1959 ईस्वी का, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई और माया सरोवर 1987 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे और हिमांशु जी के प्रमुख उपन्यासों में लोहे के पंख, नदी फिर बह चली, भित्ति चित्र की मयूरी तथा न खुदा न सनम, ये प्रमुख उपन्यास हैं हिमांशु श्रीवास्तव के। आगे कुछ प्रमुख काव्य कृतियों को देख लेते हैं। तो पोहपावती 1669 ईस्वी की रचना दुखरन दास द्वारा लिखी गई प्रेमाख्यानक काव्य है। वहीं हंस जवाहिर कासिम शाह द्वारा लिखी गई सूफी प्रेमाख्यानक रचना 1736 ईस्वी की। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई 1764 ईस्वी की सूफी काव्य रचना है। वहीं यूसुफ जलेखा 1790 ईस्वी की सूफी कवि शेख निसार द्वारा लिखी गई रचना है। इसके अलावा
रस रतन पोंकर कवि की रचना 1618 ईस्वी, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की शेख नबी की रचना, और इंद्रावती 1924 क्षमा करें, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की शेख नबी की रचना, इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना, और प्रेम दर्पण 1917 ईस्वी की नसीर की रचना है। तो साथियों, इस सीरीज में हम लोग केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं, अथवा ऐसी तथ्य होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है अथवा रिपीट होने की संभावना ज्यादा है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी और इसका आप अवलोकन करते रहिए और कंटेंट आपको बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कीर्तिलता। कीर्तिलता 1313 से 14वीं सदी तक के मैथिल कवि विद्यापति की रचना है। वहीं भक्तिमाल नाभादास की रचना है, ब्रज भाषा में लिखी गई, जिसका रचना काल संवत 1642 ईस्वी है और 200 भक्तों के जीवन पर चरित गान है। चिताई वार्ता 1590 ईस्वी की नारायण दास द्वारा लिखी गई प्रेम वर्णन की कथा है। वहीं चित्रावली 1613 ईस्वी की शेख उस्मान द्वारा लिखा गया प्रेम कथा है। इसके अलावा सत्यवती कथा ईश्वरदास की अवधी भाषा में लिखी गई 1501 ईस्वी की रचना। कामलता 1621 ईस्वी की जान कवि द्वारा लिखा गया प्रेम गाथा है। नल चरित मुकुंद सिंह द्वारा लिखा गया 1641 ईस्वी की रचना, और अनुराग बासुरी 1664 ईस्वी की नूर मोहम्मद द्वारा लिखा गया तत्व ज्ञान संबंधी सूफी काव्य रचना है। तो साथ कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे आनंदवर्धन। इनका समय काल 9वीं शताब्दी रहा है और इनका ग्रंथ ध्वन्यालोक रहा है, जो ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करते हुए ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किए हैं। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुद्धे समानता पूर्व, यह इनकी प्रमुख उक्ति है। इसके बाद अभिनव गुप्त को देखते हैं। अभिनव गुप्त का समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा है और इन्होंने ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन से नाम से लिखी थी तथा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती नाम से लिखा। भरत मुनि के प्रसिद्ध रससूत्र की व्याख्या इन्होंने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत से दिया है, जो वेदांत दर्शन पर आधारित है। इसके बाद पंडित विश्वनाथ को देख लेते हैं। तो इनका समय काल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश इनके प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य प्रकाश दर्पण और साहित्य दर्पण, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह इनकी महत्वपूर्ण उक्ति है। इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ को देख लेते हैं। तो इनका समय काल 17वीं शताब्दी का प्रथमार्ध माना जाता है। रस गंगाधर इनकी प्रमुख रचना है और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह इनकी प्रसिद्ध उक्ति है। आगे हम लोग देखते हैं पाठचर्या में क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग सौरसेनीय भ्रंश से विकसित होने वाली उपभाषाओं और बोलियों को देख लेते हैं। तो सौरसेनीय भ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी का विकास होता है। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी निकल के आती हैं बोलियां। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है और हरियाणवी को बांगरू। इसी तरह से राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, यानी पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी, पूर्वी को जयपुरी, उत्तरी को मेवाती और दक्षिणी को मालवी भी कहा जाता है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली हिंदी आती हैं। इसके बाद कुछ उपन्यासों को देख लेते हैं और उपन्यासकारों को देख लेते हैं। तो सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण इस उपन्यास में है। वहीं जिंदगी नामा 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास कृष्णा सोबती जी का ही उपन्यास है। ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज इसमें प्रस्तुत किया गया है, इसकी विषय वस्तु है। इसके बाद अनित्य मृदुला गर्ग का उपन्यास 1980 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष चेतना का चित्रण है इसमें।
शेष यात्रा यह उपन्यास उषा प्रियमवदा जी का उपन्यास है। नारी जीवन की त्रासदी स्थितियों का एक यथार्थ बयान है इस उपन्यास में। शेष यात्रा उषा प्रियमवदा का है। इसके बाद कब तक पुकारूं, रांगे राघव जी का उपन्यास 1957 ईस्वी का। सारे ही उपन्यास इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। इसकी विषय वस्तु है जयराम पेशा कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है। और कोई अजनबी नहीं शैलेश मटियानी का उपन्यास 1966 ईस्वी का प्रकाशन काल। और पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोदशा का वर्णन है। इसके बाद नरक कुंड में वास, यह 1994 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास जगदीश चंद्र का है। पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित यह रचना है। वहीं किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी की रचना और रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया दलित कथा नायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह की भावना का चित्रण है। इसके बाद अगला यह पथ बंधु था 1954 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। नरेश मेहता द्वारा लिखा गया। सरस्वती और श्रीधर इसके प्रमुख पात्र हैं। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास 1952 ईस्वी का प्रकाशित। मणिक मुल्ला इसकी प्रमुख पात्र हैं। वहीं अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा लिखा गया 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। शेलमा इसकी प्रमुख पात्र है। और अमृतलाल नागर का नाच्यों बहुत गोपाल 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। निर्गुनिया इसकी प्रमुख पात्र है। और फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया कितने चौराहे 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। मनमोहन और प्रियव्रत इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद सात नदियां एक समुंदर नासिरा शर्मा का उपन्यास 1984 ईस्वी का प्रकाशन काल है। और आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण है। इसके बाद चक्रव्यूह 1988 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखा गया। विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है इस उपन्यास में। धूप छाही रंग गिरीश अस्थाना का उपन्यास है 1970 ईस्वी प्रकाशन काल। द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण। वहीं किस्सा लोकतंत्र का विभूति नारायण का उपन्यास 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। कुछ मार्क्सवादी साहित्यकारों को देख लेते हैं तो प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और रांगे राघव ये जो हैं प्रगतिवादी या मार्क्सवादी साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं तो रामविलास शर्मा जी की प्रमुख कृतियों में प्रेमचंद्र और उनका युग आलोचनात्मक रचनाएं हैं। ये आलोचनात्मक कृतियां हैं 1952 ईस्वी की। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी। निराला की साहित्य साधना ये रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। शिवदान सिंह चौहान की रचनाओं में प्रगतिवाद 1946 ईस्वी। साहित्य की परख 1946 ईस्वी। साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी। साहित्यानुशीलन 1955 ईस्वी। आलोचना के मान 1958 ईस्वी तथा साहित्य की समस्याएं 1958 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद रांगे राघव की प्रमुख कृतियों में विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बेटी, नारी का विक्षोभ ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचनात्मक रचनाओं में नया हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य का एक दृष्टि 1955 ईस्वी। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 ईस्वी तथा साहित्य धारा 1955 ईस्वी की रचनाएं हैं। आइए कुछ मार्क्सवादी रचनाओं में प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 ईस्वी की मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा की रचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी की।
आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में प्रकाशित हुई थी 1969, 1972 और 1976 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। वहीं कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी में प्रकाशित गजानन माधव मुक्तिबोध का समीक्षात्मक ग्रंथ है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी महत्वपूर्ण मुक्तिबोध के ही समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। आधे अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी का है। नेमीचंद जैन का रंग दर्शन, बदलते परिवेश, भारतीय नाट्य परंपरा, रंग परंपरा और रंग कर्म की भाषा नेमचंद्र जैन के प्रमुख ग्रंथ हैं। वहीं डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखी गई रचनाओं में दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी की रचना है। इसके अलावा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कविता के नए प्रतिमान, ये प्रमुख रचनाएं इनकी हैं, नामवर सिंह की। इसके बाद कुछ कहानियों को देख लेते हैं। तो भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियों में मोहब्बत की राहें 1945 ईस्वी, फरिश्ता 1946, महफिल 1958 ईस्वी की और मंजिल 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं प्रेमचंद के कहानी संग्रह में सप्त सरोज 1917 ईस्वी, प्रेम द्वादशी 1926 ईस्वी, प्रेम पचीसी 1923 ईस्वी, सोजे वतन 1907 ईस्वी, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी और नव जीवन 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद सुदर्शन के कहानी संग्रह, पुष्पलता 1919 ईस्वी, सुप्रभात 1923 ईस्वी, परिवर्तन 1926 ईस्वी और पनघट 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। कुछ डायरियों को देख लेते हैं। तो दैनंदिनी 1885 ईस्वी की प्रकाशित राधा चरण गोस्वामी की डायरी है। वहीं डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम दास विड़ला की 1940 ईस्वी की प्रकाशित डायरी, मेरी कॉलेज की डायरी धीरेन्द्र वर्मा की 1958 ईस्वी की, प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की 1971 ईस्वी की प्रकाशित डायरी है। इसके अलावा दैनंदिनी 1945 ईस्वी सुंदरलाल त्रिपाठी की है। हरी घाटी 1961 ईस्वी की डॉक्टर रघुवंश की है। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय की डायरी है 1976 ईस्वी। बन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी की फणीश्वर नाथ रेणु की है और देश देशांतर 1992 ईस्वी कमलेश्वर की रचना है। इसके बाद कुछ कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। तो फांसी कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का 1929 ईस्वी का प्रकाशित है। बिखरे मोती 1932 ईस्वी का प्रकाशित सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है। सप्तमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन का कहानी संग्रह 1935 ईस्वी और दो बांके भगवती चरण वर्मा का 1936 ईस्वी है। इसके अलावा दीप मालिका 1930 ईस्वी का भगवती प्रसाद वाजपेयी, अंजलि 1934 ईस्वी का पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का, धूप रेखा 1938 ईस्वी का इला चंद्र जोशी का, परंपरा 1940 ईस्वी यज्ञ का, आदमखोर 1945 ईस्वी चंद्र किरण सोन रिक्शा का है। इसके बाद कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी का काव्य संग्रह 1984 ईस्वी का प्रकाशित है। यहां से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह 1983 ईस्वी का है। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह 1981 ईस्वी का। वहीं कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया आत्मजयी 1965 ईस्वी का है, जो कठोपनिषद के नचकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसके बाद धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का 1955 ईस्वी, समय देवता नरेश मेहता का भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी का, मुक्तिबोध का इदम नमम भवानी प्रसाद मिश्र का 1977 ईस्वी और सपना अभी भी धर्मवीर भारती का काव्य की संख्या, रीतियों की संख्या भरत मुनि के अनुसार अवंती, दक्षिणात्य, पांचाली और मागधी रीतियां हैं, जबकि आचार्य भामा ने वैदर्भी और गौड़ी रीत को माना है। वहीं आचार्य दंडी वैदर्भी और गौड़ी रीत को मानते हैं और आचार्य वामन के अनुसार वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीतियां हैं। वहीं रुद्रट के अनुसार
वैदर्भी, गौड़ी, लाटी और पांचाली हैं। आनंदवर्धन के अनुसार असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा, असमासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा, ये 3 रीतियां हैं आनंदवर्धन के अनुसार। राजशेखर के अनुसार वैदर्भी, मागधी और पांचालिका हैं। वैदर्भी को लच्छोभी भी वे कहते हैं। कुंतक ने वैदर्भी को सुकुमार कहा, विचित्र कहा है गौड़ी को और मध्यम को पांचाली कहा है, पांचाली को मध्यम कहा है। भोजराज के अनुसार रीतियों में वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत, पांचाली रीत, लाटी रीत, अवंतिका रीत और मागधी रीतियां हैं। मम्मट के अनुसार उपनागरिका, परुषा और कोमला यानी वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीतियां हैं। जबकि विश्वनाथ ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी यानी 4 रीतियों को स्वीकार किया है। पांचाली को ग्राम्या भी कहते हैं, पांचाली को ग्राम्या भी कहते हैं। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों का वर्गीकरण किया है। वैदर्भी के अनुसार समास रहित, वैदर्भी जो है, क्षमा करें, वैदर्भी आपकी जो है वो समास रहित, समास का अभाव रहता है, समास रहिता यानी समास का अभाव रहता है। दीर्घ समास बहुला में समास की अधिकता रहती है और लाटी में मध्यम समास युक्त मध्यम समास होता है। पांचाली में लघु समास युक्त यानी समास की न्यूनता रहती है। समास को आधार बनाकर रीतियों को यह भी कहा गया है, वैदर्भी को असमस्त पदा, गौड़ी को उद्भट पदा और पांचाली को कोमल पदा भी कहा गया है। कुंतक ने रीति को मार्ग के रूप में विवेचित किया और 3 मार्ग माने, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। तत्पश्चात वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को क्रमशः इन मार्गों में समावेश किया। ये मार्ग कवि स्वभाव पर आधारित होते हैं। रीत को वृत्ति कहते हुए 3 भेद किए गए, उपनागरिका, परुषा और कोमला। तत्पश्चात इन्हें क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली माना गया। आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुणों की संख्या। आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या 10 है, भामा के अनुसार 3, दंडी के अनुसार 10 गुण हैं, जबकि वामन के अनुसार 20। आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी, भोजराज ने 24 मानी, मम्मट ने 3 माना है, वेद व्यास ने 19 माना है, विश्वनाथ ने 3 माना है और जगन्नाथ ने भी 3 माना है। भरत मुनि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सकुमार, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि को मानते हैं। इन 10 गुणों को मानते हैं। माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमार, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि। वामन ने 10 गुणों को शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं। इस तरह से उनके 20 गुण हो जाते हैं। सामान्य तौर पर अगर बात की जाए तो गुणों की संख्या 3 होती है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आइए हिंदी विकास से संबद्ध कुछ संस्थाओं को देख लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं। सबसे पहले हम लोग फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता को देखते हैं। इसके संस्थापक मार्क्विस वेलेजली थे। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। वहीं इंडियन प्रेस के संस्थापक चिंतामणि घोष थे। 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और विश्व कुमार सिंह थे।
सरस्वती पत्रिका, इसके संस्थापक चिंतामणि घोष थे 1900 ईस्वी में, और 1900 ईस्वी में इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे, जबकि 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए। तो यह स्मरणीय तथ्य है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा। इसके बाद भारतेंदु नाटक मंडली काशी की स्थापना 1906 ईस्वी में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, जो वर्तमान में है मद्रास, 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1920 ईस्वी में। वहीं हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज में है, 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक थे सर विलियम मैरिस। नागरी लिपि सुधार समिति काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे और 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ में स्थापित हुआ था, जिसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र थे 1936 ईस्वी में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी 1936 ईस्वी में, जिसके संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। आगे इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इप्टा के नाम से जो प्रसिद्ध है, 1943 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। परिमल नए लेखकों की संस्था है, 1944 ईस्वी में स्थापना हुई। प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, 1941 ईस्वी में स्थापित है। नागरी विचारणी लिपि समिति 1945 ईस्वी में स्थापित हुई। देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947 ईस्वी में स्थापित हुई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था 1952 ईस्वी की। साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है 1954 ईस्वी की। राजभाषा आयोग अध्यक्ष जिसके वीजी खेर थे 1955 ईस्वी में स्थापित संस्था है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में 1959 ईस्वी में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 ईस्वी में नई दिल्ली में। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 ईस्वी में नई दिल्ली में। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन 1975 ईस्वी में। दूरदर्शन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई, क्षमा करें, स्थापित हुई। अब इसके बाद आगे देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का पहला कवि सराफा को माना जाता है, जिनका समय काल 9वीं शताब्दी। इसके बाद खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। हिंदी में सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो खालिकबारी। अपभ्रंश का प्रथम महाप्रबंध काव्य जो है वह भविष्यत का धनपाल का है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध का है। हिंदी खड़ी बोली की पहली गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि का है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य पद ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासों में नरपति नाल हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्सिक वर्णन करने वाले राउरवेल रोड़ा कवि हैं। हिंदी में प्रथम चंपू काव्य राउरवेल है, रोड़ा कवि हैं। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग जोइंदु ने किया 6वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग सराफा ने किया। हिंदी के पहले गीतकार विद्यापति हैं। हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई। हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि हीरा डोम, जिनकी रचना है अछूत की शिकायत। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक का है। मुक्त छंद के प्रयोक्ता जूही की कली कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कृपाराम द्वारा लिखी गई हित तरंगिणी हिंदी में प्रथम काव्य रीति ग्रंथ है।
रीत काव्य ग्रंथ हित तरंगिणी है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र का। हिंदी में प्रथम अभिहित नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। हिंदी में पहली एकांकी जयशंकर प्रसाद की एक घूंट। हिंदी का प्रथम छायावाद काव्य संग्रह जो है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना 1918 ईस्वी। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद का। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। और हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद की है। इसके बाद हिंदी की प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध सतीश की मुक्ति स्मारिका में प्रकाशित हुई थी 1975 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु निवास दास का। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर जयप्रकाश करदम का 1994 ईस्वी का। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला मल्लिका देवी सुहासिनी 1890 ईस्वी का। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन की। हिंदी की प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखा गया। हिंदी का पहला रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम संस्मरण पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री का। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और सादिक पद्म सिंह शर्मा की। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास का। हिंदी के प्रथम व्याकरणकार जे केटलर हॉलैंड के हिंदुस्तानी ग्रामर इन्होंने डच भाषा में लिखा। इसके बाद हिंदी भाषा में हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले हिंदी भाषा का व्याकरण पादरी M.T. आदम हैं 1827 ईस्वी का। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण पंडित श्रीलाल का भाषा चंद्रोदय 1855 ईस्वी का। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर हैं। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। हिंदी नाट्य विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलका जी हैं। हिंदी में प्रथम डिलीट उपाधि प्राप्त करता डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल हैं। नागरी पचाणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधा कृष्णदास हैं। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी 1935 ईस्वी की। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव 1947 ईस्वी। इसके बाद हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता गिलक्राइस्ट हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल ने किया। तो साथियों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी साहित्य में प्रथम से संबंधित। आइए आगे बढ़ते हैं और छायावादोत्तर काल की कुछ पत्रिकाओं को देख लेते हैं, जिसका समय काल 1936 से 1960 ईस्वी रहा है। तो इसमें रूपा पत्रिका सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित होने वाली 1938 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। मासिक पत्र था और स्थान कांकर से प्रकाशित होता था। वहीं आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाला पत्र मासिक पत्र था और प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सरिता पत्र जो है विश्वनाथ इसके संपादक थे। 1945 ईस्वी में मासिक पत्र था जो बाद में पाक्षिक पत्र के रूप में परिवर्तित हो गया, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। हिमालय 1946 ईस्वी का शिव पूजन सहाय और राम वृक्ष बेनीपुरी इसके संपादक थे और पटना से अब प्रकाशित होता था। इसके बाद प्रतीक 1947 ईस्वी का प्रकाशित होने वाला पत्र था और इसके संपादक थे अज्ञे, द्विमासिक पत्र था और इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। कल्पना 1949 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला पत्र हैदराबाद से प्रकाशित होता था और आचार्य आरेंद्र शर्मा और बद्री विशाल पत्ती
इसके संपादक थे। इसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान। साप्ताहिक हिंदुस्तान 1950 ईस्वी का प्रकाशित होने वाला पत्र मुकुट बिहारी वर्मा, बांके बिहारी भटनागर, मनोहर श्याम जोशी और शीला झुंझुनवाला, ये लोग इसके संपादक थे। साप्ताहिक पत्र था, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। धर्मयुग 1950 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला पत्र था और ईला चंद्र जोशी तथा धर्मवीर भारती इसके संपादक थे। साप्ताहिक पत्र था, बंबई से प्रकाशित होता था। वहीं आलोचना शिवदान सिंह चौहान द्वारा संपादित त्रैमासिक पत्र था, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था और 1951 ईस्वी इस पत्र का 1951 ईस्वी इस पत्र का संपादन काल है। वसुधा 1953 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला पत्र राजेश्वर प्रसाद गुरु और हरिशंकर परसाई इसके संपादक थे। मासिक पत्र था, जबलपुर से प्रकाशित होता था। इसके बाद नए पत्ते पत्र लक्ष्मीकांत वर्मा का संपादित पत्र 1953 ईस्वी में प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद से यह प्रकाशित होने वाला पत्र था। नई कविता जगदीश चंद्र गुप्त की द्वारा संपादित पत्र 1954 ईस्वी का था। यह अर्धवार्षिक पत्र था और इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। इसके बाद ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय का प्रकाशन वर्ष जो है 1955 ईस्वी है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके संपादक थे। मासिक पत्र था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। निकस 1956 ईस्वी का पत्र था प्रकाशित होने वाला। धर्मवीर भारती इसके संपादक थे। साप्ताहिक पत्र था, इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। समालोचक रामविलास शर्मा इसके संपादक थे। 1958 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला यह पत्र मासिक पत्र था और आगरा से प्रकाशित होता था। आगे आज शुक्ल युगीन आलोचक एवं उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु, रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल का अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचना दर्श है। वहीं किशोरीदास वाजपेयी का रस और अलंकार है। कन्हैयालाल गुप्त का चरित्र चित्रण है। सेठ गोविंद दास का नाट्य कला मीमांसा है और ब्रजरत्न दास का हिंदी नाट्य साहित्य है। कृष्णानंद गुप्त का प्रसाद जी के 2 नाटक, अखौरी गंगा प्रसाद का पद्माकर की काव्य साधना, भुवनेश्वर नाथ मिश्र का मीरा की प्रेम साधना, वहीं रामनाथ सुमन का प्रसाद की काव्य कला प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद कुछ आलोचकों और उनकी आलोचनाओं को देख लेते हैं। तो रामदहिन मिश्र काव्य दर्पण, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांग कौमुदी, सुखदेव बिहारी मिश्र का साहित्य पारिजात, जगन्नाथ प्रसाद भानु का काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर का घनाक्षरी नियम और रत्नाकर। इसके बाद श्याम सुंदर दास का रूपक रहस्य, लाला भगवान दीन का व्यंगार्थ मंजूषा और अलंकार मंजूषा। इसके बाद कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी और अलंकार मंजरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का रस कलश।
इसी तरह से कुछ व्यवहारिक समीक्षाओं में भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का मीरा की प्रेम साधना, कृष्ण शंकर शुक्ल का केशव की काव्य कला और कवि वर रत्नाकर, रामकृष्ण शुक्ल का प्रसाद की नाट्य कला, रामकुमार वर्मा का कबीर का रहस्यवाद, जनार्दन मिश्र का विद्यापति और रामनाथ सुमन का प्रसाद की काव्य कला कुछ प्रमुख व्यवहारिक समीक्षाएं हैं।